हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइज, आज हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 4 के कुछ मोस्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो 15 या 16 क्वेश्चन है, इससे पूरा लेसन कवर हो जाएगा। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेसन नंबर 3 के बारे में डिस्कस किया था और आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के कुछ मोस्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है, उपभोग फलन क्या है? इसे तालिका व चित्र के द्वारा समझाना है। मोस्ट क्वेश्चन है। इसमें से छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उपभोग फलन क्या बताता है। उपभोग फलन ये बताता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता जाता है। यानी जो उपभोग फलन है ये व्यक्ति की इनकम और व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला जो खर्च है इसके संबंध को बताता है। यानी जितनी ज़्यादा इनकम होगी व्यक्ति उतना ही ज़्यादा उपभोग करेगा, यानी खर्च ज़्यादा करता है। तो यह जो उपभोग फलन का नियम है इसे प्रोफेसर किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपभोग फलन को या उपभोग फलन के नियम को कहा जाता है। उपभोग फलन का नियम यह बताता है कि व्यक्ति की इनकम शून्य रहने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करता है। ये चाहे वो सेविंग के द्वारा करे, चाहे वो किसी से उधार लेके करे, लेकिन व्यक्ति की इनकम शून्य रहने पर भी व्यक्ति कुछ न कुछ उपभोग करता है। इस उपभोग को हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। स्वायत्त उपभोग कहते हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वायत्त उपभोग क्या होता है? तो स्वायत्त उपभोग का मतलब है कि व्यक्ति की इनकम शून्य रहने पर भी व्यक्ति जो वे करता है, उपभोग करता है, उसे हम स्वायत्त यानी स्वतंत्र या अनिवार्य उपभोग कह सकते हैं। यानी यदि आप इस एक क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसके पीछे 2 या 3 क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। तो छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपभोग फलन की समीकरण क्या है? उपभोग फलन की समीकरण है जो उपभोग फलन यानी कि C बराबर C बार प्लस स्मॉल c प्लस y, ये हमारे उपभोग फलन की समीकरण बन जाती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपभोग फलन की समीकरण बताइए। तो हम लिख देंगे C कैपिटल यानी कि उपभोग है, C कैपिटल बार यानी हमारा ये स्वायत्त उपभोग कहलाता है। स्मॉल cy का मतलब है प्रेरित उपभोग। इसका मतलब होता है प्रेरित उपभोग। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेरित उपभोग क्या होता है? जो इनकम के साथ साथ उपभोग बढ़ता जाता है वो हमारा प्रेरित उपभोग कहलाता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। उपभोग फलन क्या है? छोटे क्वेश्चन की समीकरण बन जाती है। स्वायत्त उपभोग का मीन्स पूछा जा सकता है, प्रेरित उपभोग का मीन्स पूछा जा सकता है और इसके तालिका व डायग्राम को आपको समझाना है। तो अभी मैं तालिका डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसकी मैंने फुल वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति व सीमांत प्रवृत्ति क्या है? यानी APC MPC क्या है? इसका सूत्र पूछा जा सकता है, इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, दोनों में संबंध पूछा जा सकता है और इसकी जो तालिका है, जो डायग्राम है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखो, उपभोग की औसत प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं APC, APC बताता है कि व्यक्ति के कुल उपभोग में कुल आय का भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे? APC। APC बताता है कि व्यक्ति अपनी इनकम का कितना भाग उपभोग करता है, अपनी इनकम का कितना भाग उपभोग करता है, ये हमें उपभोग की औसत प्रवृत्ति बताती है। तो APC का इसका फॉर्मूला लगता है C/Y, कुल उपभोग बटे कुल आय माना जाएगा। तो ध्यान रखना है, डायरेक्ट इसका सूत्र पूछा जा सकता है, इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। अब इसका सेकंड है कि MPC यानी कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या होती है। जब भी सीमांत का नाम आए आपको डिफरेंस लेना है तो उसका फॉर्मूला लग जाएगा डेल्टा C/डेल्टा Y।
तो परिभाषा क्या बन जाती है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यह बताती है कि व्यक्ति की इनकम बढ़ने पर, यानी व्यक्ति की इनकम में जब परिवर्तन आने पर उपभोग में क्या परिवर्तन आता है, यह हमें कौन बताता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी एमपीसी बताता है। इसका फॉर्मूला क्या लग जाता है, डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका बड़ा क्वेश्चन तालिका, तो तालिका मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसकी मैंने फुल वीडियो बना रखी है, वहाँ पे जाके आप इस क्वेश्चन को भी आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत फलन क्या है, और इसका तालिका और इसका डायग्राम आपको बनाना है। तो बचत क्या होती है कि टोटल इनकम से यदि हम उपभोग व्यय घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, बचत। तो बचत फलन क्या होता है, बचत फलन व्यक्ति की बचत व इनकम के संबंध को बताती है, क्योंकि जितनी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है सेविंग भी बढ़ती जाती है। तो बचत व इनकम के संबंध को कौन बताता है, हमारा बचत फलन बताता है। बचत फलन की तालिका और डायग्राम यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, इसकी भी मैंने फुल डिटेल से वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाके आप आराम से देख सकते हो। ये जो मोस्ट क्वेश्चन है इनको बस आप पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत की औसत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। जैसे उपभोग की औसत प्रवृत्ति है, सीमांत प्रवृत्ति है, वैसे ही बचत की औसत व सीमांत प्रवृत्ति है। तो देखो सबसे पहले एपीएस, तो एपीएस यानी कि बचत की औसत प्रवृत्ति। तो बचत की औसत प्रवृत्ति बताती है कि व्यक्ति अपनी इनकम का कितना भाग बचत के रूप में रखता है, वो हमें बचत की औसत प्रवृत्ति बताती है। तो इसका ज्ञात करने का फॉर्मूला है एस बटे वाई, यानी बचत बटे इनकम। तो इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि व्यक्ति अपनी इनकम का कितना भाग बचत के रूप में रख रहा है। नेक्स्ट इसका आता है एमपीएस। एमपीएस मतलब बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो परिभाषा क्या बन जाती है कि व्यक्ति की इनकम में परिवर्तन होने पर बचत में कितना परिवर्तन आता है, ये हमें एमपीसी बताएगा। इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एमपीएस का क्या लग जाएगा, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। इसका हमें तालिका बनानी है, तालिका वाला जो वीडियो है मैंने बना रखा है, वहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हो, क्योंकि यदि मैं अभी तालिका बनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा पड़ जाएगा और जल्दी में आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए डिटेल वाला वीडियो देखना है तो ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ये हमारा 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये पूछा जाएगा, आपको एपीसी दे रखा है और एपीएस पूछा गया है। इसकी जगह हमें यह भी दे सकता है एमपीसी हमें दे रखा होगा और हमें पूछा जा सकता है एमपीएस पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि एपीसी हमें दे रखा है 0.40 और एपीएस हमें पूछा गया है। तो इस बात को हमें एक अच्छे से देख लेना है कि एपीसी प्लस एपीएस का मान कितना होता है, 1। इसी प्रकार जो हमारा एमपीसी है और एमपीएस है, इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों को मान 1 होता है। यदि आपको एपीसी का मान 0.40 दे रखा है तो बताओ एपीएस का मान कितना आ जाएगा। 1 में से 0.40 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.60 आ जाएगा। यानी जो आपको मान दे रखा है, जो हमें ज्ञात करना है, इन दोनों का टोटल 1 होता है। तो 1 में से जो हमें मान दे रखा है वो लेस कर देंगे तो हमारे पास जो पूछा गया उसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमें एक एक नंबर का पूछा जा सकता है कि एपीसी और एपीएस का मान कितना होता है, 1, और एमपीसी एमपीएस का मान कितना होता है, 1। 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये हमारे खालिस्तान के अंदर, ये हमारे एबेसदे के अंदर, ये हमारे अति लघुत्वात्मक क्वेश्चन के अंदर 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ के जाना है, बस आपको ये 2 फॉर्मूले याद करना है।
एपीसी व एपीएस का मान 1 होता है, एमपीसी व एमपीएस का मान 1 होता है। यदि आपको ये पूछा जाए तो एक में से लेस कर देना, आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ निवेश क्या है और प्रत्याशित निवेश क्या है। तो यथार्थ निवेश का मतलब होता है कि जब व्यक्ति रियल के अंदर किसी प्रकार का निवेश करना चाहता है और उतना वो निवेश कर लेता है, उसे हम यथार्थ निवेश कहते हैं। यानी व्यक्ति वर्ष के अंदर ये प्लानिंग बनाता है कि इस बार मुझे 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और रियल के अंदर वह 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो उसे हम यथार्थ निवेश कहते हैं। इसकी जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यथार्थ बचत किसे कहते हैं, यथार्थ उपभोग किसे कहते हैं। यथार्थ का मतलब है वास्तविक, यानी एक वर्ष में एक निश्चित समय के अंदर व्यक्ति जो प्लानिंग करता है उसके अकॉर्डिंग वो बचत भी कर लेता है या वो निवेश कर लेता है या उपभोग कर लेता है, उससे हम यथार्थ निवेश या यथार्थ बचत या यथार्थ हम उपभोग कहेंगे। इसके ऑप्शन में पूछा जाता है कि प्रत्याशित निवेश क्या है। प्रत्याशित का मतलब होता है प्लानिंग बनाना। तो प्रत्याशित निवेश का मतलब है यदि एक व्यक्ति निश्चित समय के अंदर जितनी वो योजना बनाना चाहता है, जितना वो खर्च करना चाहता है या निवेश करना चाहता है, उसे हम प्रत्याशित निवेश कहते हैं। ये ओनली प्लानिंग है। जैसे एक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे जनवरी महीने के अंदर मुझे 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना है और रियल में वो 3 लाख इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो जो प्लानिंग बनाई है वो हमारा 2 लाख रुपये प्रत्याशित निवेश कहलाएगा, जबकि वास्तविक निवेश 3 लाख का हुआ है, ये हमारा क्या माना जाएगा, यथार्थ निवेश माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्र मांग क्या है, तालिका व चित्र द्वारा समझाइए। समग्र मांग का मीन्स ये होता है कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंदर जितनी भी डिमांड उत्पन्न होती है, चाहे वो उपभोक्ता करे, चाहे वो सरकारी व्यय करे, चाहे वो निवेश व्यय हो, चाहे वो शुद्ध निर्यात हो, इन सब की टोटल हमारी समग्र मांग कहलाती है। जबकि हमारे सिलेबस के अंदर जो समग्र मांग का जो फॉर्मूला लगता है, क्योंकि इसके अंदर सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात को शामिल नहीं किया गया है, ओनली उपभोग व्यय व निवेश को शामिल किया गया है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है उपभोग व्यय प्लस निवेश। और निवेश कौन सा माना गया है, स्वायत्त माना गया है। स्वायत्त निवेश को हम आई बार के रूप में शो करेंगे। तो एडी का हमारा फॉर्मूला क्या लग जाता है, सी प्लस आई बार। वरना हमारी जो खुली अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पर एडी का फॉर्मूला लगता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जबकि एक बंद अर्थव्यवस्था में फॉर्मूला लगता है सी प्लस आई बार। क्योंकि हमारे जो सिलेबस में पूछा गया ना, वो हमारी बंद अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है, जहाँ पे ओनली 2 ही क्षेत्र है, जहाँ पर एक तो उपभोग क्षेत्र है, एक हमारा निवेश क्षेत्र है। अब इसको हमें क्या करना है कि पूरी डिटेल से पढ़ना है, तालिका कैसे बनती है, डायग्राम कैसे बनता है, तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोल्डर खोल देना, उसके अंदर आपको इसकी डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप तालिका और डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। 1 नंबर का इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, 1 नंबर का इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय का साम्य स्तर को समझाइए। आय का साम्य स्तर वहाँ होता है जहाँ पर समग्र मांग वक्र और समग्र पूर्ति वक्र एक दूसरे को बराबर होते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो कि हमें पूछा गया है कि साम्य स्तर, तो साम्य स्तर कहाँ पर होता है, जहाँ एडी वक्र और एएस वक्र दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं या दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, वहाँ पर क्या होता है आय का साम्य स्तर। चलो मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूँ। हम ये जानते हैं कि हमारा एएस वक्र है ना, ये हमारे 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एएस वक्र है, समग्र पूर्ति वक्र है, एग्रीगेट सप्लाई वक्र है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, यह 45 डिग्री का कोण बनाता है।
अब हमारे पास एडी वक्र कैसे बनता है, ये तो हमारे पास क्या बनता है, उपभोग वक्र बनता है। आप ना वीडियो में जाके देख सकते हो, उपभोग वक्र इस प्रकार से बनता है। अब एडी वक्र किसके बराबर होता है, C प्लस आई बार के बराबर होता है, यानी इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट को जोड़ना है और ये हमारा स्थिर रहता है, ये हमारा क्या बन जाता है, एडी वक्र C प्लस आई बार के बराबर। तो एडी वक्र और एस वक्र कहाँ एक दूसरे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यही हमारा साम्य आय का निर्धारण होता है। तो जहाँ पर एडी वक्र एस वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसी बिंदु पर हमारे आय का निर्धारण होता है। और इस क्वेश्चन को हमें गणितीय विधि से भी पूछा जा सकता है। गणितीय विधि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के द्वारा हमें यह सिद्ध करके बताना है कि जहां पर एडी वक्र एस वक्र एक दूसरे के बराबर है, वहां पर आय का साम्य स्थिर होता है। गणितीय विधि से पूछा जा सकता है। तो इस दोनों क्वेश्चन को मैंने गणितीय विधि से और ग्राफीय विधि से मैंने फुल डिटेल से वीडियो बना रखा है, वहां पर जाके आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पर तो मैंने बेसिक आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र मांग में परिवर्तन का आय पर प्रभाव। इसका ये छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समग्र मांग में परिवर्तन का आय पर प्रभाव कैसे पड़ता है, तो हमें एक डायग्राम के द्वारा इसको एक्सप्लेन करना है। तो जो हमारा ये है, समग्र मांग में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, समग्र मांग में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। कैसे, तो समग्र मांग किसके बराबर है, C प्लस आई बार के बराबर है। C का मतलब हो जाता है उपभोग व्यय, कौन सा व्यय हो गया हमारा, उपभोग व्यय। और आई बार का मतलब हो जाता है निवेश, और निवेश कौन सा माना गया, हमारा स्वायत्त निवेश माना गया है। यदि उपभोग व्यय में परिवर्तन होगा तो हमारा एडी में परिवर्तन आ जाएगा, मतलब समग्र मांग में परिवर्तन आ जाएगा। यदि स्वायत्त निवेश में परिवर्तन आएगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा, एडी वक्र में परिवर्तन हो जाएगा। तब यहाँ पे पूछा गया कि समग्र मांग में परिवर्तन का आय पर प्रभाव। तो पहले हमें यह देखना कि समग्र मांग में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एबीसीडी के अंदर कि समग्र मांग में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है। हमारा आंसर होना चाहिए 2 प्रकार से होता है। किस किस के द्वारा, उपभोग व्यय के द्वारा और स्वायत्त निवेश के द्वारा। अब यह क्वेश्चन है कि यदि समग्र मांग में परिवर्तन हो जाए तो आय में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समग्र मांग में परिवर्तन 2 प्रकार से होता है। यह समग्र मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या समग्र मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यदि समग्र मांग वक्र बढ़ेगी तो एडी वक्र कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यह फॉर्मूला यहाँ पर मैंने डायग्राम बना रखा है, इसमें देख लेते हैं। यदि हमारी एडी वक्र बढ़ जाती है तो एडी वक्र बढ़ेगा तो एडी वक्र कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडी वक्र न्यू वाला बन जाएगा। अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है तो हमारा जो साम्य बिंदु है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। पहले हमारा एस वक्र एडी वक्र यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा था, लेकिन एडी वक्र में परिवर्तन होने पर, यानी एडी वक्र मतलब कि समग्र मांग बढ़ जाती है, तो समग्र मांग बढ़ने पर हमारा समग्र मांग वक्र ऊपर खिसक जाएगा। अब देखो हमारा एडी वक्र एस वक्र इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर साम्य बिंदु कहलाएगा। हमारी इनकम क्या हो जाएगी, साम्य आय बढ़कर y से y1 हो जाती है। इस प्रकार आपको ये पूरा डिटेल से लिखना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। ये आने की संभावना है, ये हमें 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है, समग्र मांग में आय का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यथार्थ माप व विनियोग किसे कहते हैं। विनियोग जानते हो ना, निवेश, इन्वेस्टमेंट। जब प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से स्थायी संपत्तियों पर किया गया वे हमारा क्या माना जाता है, निवेश या विनियोग माना जाता है। ये छोटे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर है यथार्थ माप। यथार्थ माप यानी जब किसी निश्चित समय के अंदर जितना व्यक्ति खर्च करता है उसको मापना हमारा क्या माना जाता है, यथार्थ माप। यानी जो वास्तविक खर्च होता है, वास्तविक निवेश होता है, उसको मापना हमारा यथार्थ माप कहलाता है। नेक्स्ट है प्रेरित निवेश व स्वायत्त निवेश। ये छोटा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन दोनों पूछे जाने की संभावना है। तो प्रेरित निवेश पहले छोटी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद आपको डायग्राम भी बनाना है। तो प्रेरित निवेश किसे कहते हैं, प्रेरित निवेश वह निवेश है जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, यानी लाभ कमाने की आशा से किया गया निवेश हमारा
प्रेरित निवेश कहलाता है। यानी जब व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोई निवेश करता है तो उसे हम प्रेरित निवेश कहते हैं। स्वायत्त निवेश का मतलब है बिना किसी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जो अनिवार्य रूप से जो निवेश किया जाता है उसे हम स्वायत्त निवेश कहते हैं। तो इसका जो डायग्राम कैसे बनता है, स्वायत्त निवेश का डायग्राम इस प्रकार से बनेगा जहाँ पर व्यक्ति की जो इनकम है चाहे प्रॉफिट है वो कोई उद्देश्य नहीं रहता है, बिना किसी प्रॉफिट के उद्देश्य से चाहे इनकम का स्तर कैसा भी रहे वो अनिवार्य रूप से निवेश करना पड़ता है। इसलिए जो हमारा स्वायत्त निवेश है उसका जो वक्र क्या बनता है, ओ अक्ष के समांतर क्षैतिज आकार का होता है। यह पूछा जा सकता है कि स्वायत्त निवेश का वक्र किस प्रकार का होता है, क्षैतिज आकार का होता है जो ओ अक्ष के समांतर होता है। जबकि जो प्रेरित निवेश है इसका जो वक्र कैसे बनेगा, यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पर यह वक्र बनेगा यहाँ तक, यहाँ पर तो वो हमारा स्वायत्त निवेश माना जाता है यहाँ तक। उसके बाद जितना हम निवेश करना चाहेंगे उतना हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए ये जो वक्र बनता है ये हमारा कौन सा माना जाएगा, प्रेरित निवेश माना जाता है, जो हमेशा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से निवेश किया जाता है। तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मितव्ययता का विरोधाभास का नियम क्या है। मितव्ययता का विरोधाभास का नियम ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में यदि सभी लोग बचत करने लग जाते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति हमेशा प्रतिकूल होगी, क्योंकि अगर कुछ लोग बचत करें तो अर्थव्यवस्था के लिए सही माना जाता है। यदि सारे लोग बचत करने लग जाएंगे तो अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो देश की आय है वो गिरने लग जाती है। तो इसको आपको एक डायग्राम के द्वारा इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो डायग्राम कैसे बनेगा मैं एक बार रफली बना के बता देता हूँ, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो आप, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम समग्र पूर्ति वक्र बना लेंगे। यहाँ पर हमने एडी वक्र बना लिया। प्रारंभ में साम्य स्तर यहाँ पे दे रखा है जहाँ पर हमारी आय दे रखी है, ओ से वाई दे रखा है। यदि बचत ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो उपभोग व्यय है वो कम हो जाएगा। कैसे, तो देखो जो हमारी इनकम होती है वो सी प्लस एस वाई के बराबर होती है, सी प्लस एस वाई के बराबर। यानी जो हमारी बचत होता है वो क्या होता है, वाई माइनस सी। इनकम में से जो राशि खर्च कर देते हो हमारी क्या कहलाती है, बचत। यदि हम बचत ज़्यादा करेंगे, यदि हम क्या करेंगे, बचत को ज़्यादा करेंगे, उपभोग व्यय कम हो जाएगा। उपभोग व्यय किससे संबंध रखता है, जो हमारा एडी वक्र समग्र मांग वक्र वो किसके बराबर होता है, सी प्लस आई बार के बराबर होता है। तो देखो कि हम यदि बचत ज़्यादा करेंगे तो बचत ज़्यादा करने से हमारा जो उपभोग व्यय कम हो जाएगा, उपभोग व्यय कम हो जाएगा तो हमारा जो एडी वक्र है वो भी क्या हो जाएगा, कम। यानी देश की समग्र मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समग्र मांग कम होने पर जो हमारा एडी वक्र है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारा बचत बढ़ने लगेगी हमारा उपभोग व्यय कम होगा, उपभोग व्यय कम होगा तो समग्र मांग कम होगा, समग्र मांग कम होगा। समग्र मांग कम होने पर जो हमारा एडी वक्र है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एडी वक्र है और एएस वक्र वो कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ। इस स्थिति के यदि हम हमारे जो साम्य आय का स्तर देखेंगे वो हमारा साम्य आय का स्तर कम हो जाता है। इसलिए ये जो नियम कहता है हमारा मितव्ययता का विरोधाभास का, ये कहना चाहता है कि यदि कुछ व्यक्ति देश के अंदर बचत करते हैं तो देश के लिए प्रॉफिटजनक है। यदि सारे लोग बचत करने लग जाते हैं ये देश के लिए एक प्रतिकूल की स्थिति बन जाती है। तो आप इसको अच्छे से ढंग से पढ़ना है, डिटेल से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको ये वाला जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं। ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का पूछे जाने की संभावना अधिक है। प्रभावपूर्ण मांग वह मांग होती है जहां पर एएस वक्र और एडी, जहां पर समग्र पूर्ति समग्र मांग वक्र दोनों बराबर हो, वो हमारी प्रभावपूर्ण मांग कहलाती है। यानी प्रभावपूर्ण मांग वह मांग है जो
एएस यानी समग्र पूर्ति के बराबर है, वही मांग हमारी प्रभावपूर्ण मांग मानी जाती है, क्योंकि न तो मांग ज़्यादा होगी न हमारी मांग कम होती है। नेक्स्ट है निवेश गुणक। यह हमारा 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। निवेश गुणक जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो पक्का 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो निवेश गुणक क्या होता है? तो निवेश गुणक ये बताता है कि निवेश में कितनी गुना वृद्धि करने पर हमारी इनकम में कितनी गुना वृद्धि हुई है, वो हमें निवेश गुणक बताएगा। तो इसका फॉर्मूला लगता है डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई। यदि हम मान के चलते हैं 100 करोड़ निवेश करने पर हमारी जो इनकम है 500 करोड़ हो गई, तो हमें ये जानना है कि निवेश गुणक यानी निवेश करने से हमारी इनकम कितनी गुना बढ़ी है। तो सूत्र लगता है कि हमारी जो आय में कितनी वृद्धि हुई है 500, निवेश में कितनी वृद्धि की थी हमने 100 की, तो हमारे पास कितना आ गया 5 गुना वृद्धि हो गई है। यदि निवेश में 100 गुना वृद्धि, यदि निवेश में 100 करोड़ की इनकम में वृद्धि की थी हमने, यदि निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि की है जिसकी वजह से हमारी इनकम में 500 करोड़ की वृद्धि हो गई है, तो जितनी वृद्धि इनकम में हुई इसका डिवाइड करेंगे निवेश का, तो हमारे पास गुणक आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछे जाने की संभावना कम है। हमें दे दिया जाएगा MPC बराबर 0.40 मान लो, हमें इस टाइप से मिलेगा। MPC मिल सकता है, MPS मिल सकता है, फिर हमें पूछा जाएगा कि निवेश गुणक ज्ञात करो। तो इस कंडीशन के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे पहले 1/1 माइनस MPC। यदि MPS दे रखा है तो 1 में से MPS को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा MPC आ जाएगा। तो MPS के द्वारा हमें ये फॉर्मूला लगाकर हम गुणक ज्ञात करेंगे। मान लो MPC कितना दे रखा है 0.40 दे रखा है, तो मैं इसको पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो हमें MPC कितना दे रखा है, MPC दे रखा है 0.40, हमें गुणक ज्ञात करना है। तो गुणक का फॉर्मूला क्या लगता है 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस MPC का कितना दे रखा है 0.40 दे रखा है। तो एक में से 0.40 घटाएंगे 0.60 बचेगा, हम पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, फिर 10 से 10 गए हमारे पास 10 बटे कितना बचेगा 100, यानी कि यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 1.67 गुना। तो ये हमारे गुणक कितना आ जाएगा 1.67 गुना आ जाएगा। अब इस कंडीशन के अंदर आपको या तो मिलेगा निवेश या मिलेगी आपको आय। यदि आय दे रखी है तो निवेश पूछा जाएगा, यदि निवेश दे रखा है तो आय पूछी जाएगी। जो भी आपको दे रखा है ना, इससे उसको क्या कर देना आप मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास जो पूछा जाएगा वो आंसर आ जाएगा। यदि MPC MPS के रूप में आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है और निवेश गुणक पूछा जाए, गुणक पूछा जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है जिससे गुणक आ जाएगा। फिर जो आपको एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू दे रखी है उस गुणों को गुणा कर देना, जो पूछा जाएगा उसकी वैल्यू आपके पास से आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के पूछे जाने की 100% संभावना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं अगला जो लेसन है उसके बारे में भी मोस्ट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए एकदम प्रॉफिटजनक रहने वाला है। आप इन क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से पढ़ लो, अच्छे ढंग से रिविजन कर लो। कन्फर्म है कि इन क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इस लेसन से। बात वही है कि जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इन क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना है। जो भी पढ़ोगे इसके जो आंसर है ना, उन आंसर में से छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के पूछे जाएंगे। आपने जो बीओ वाला पेपर देखा था व्यवसाय अध्ययन का, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा नहीं गया था पासबुक से। सारे क्वेश्चन जो छोटे वाले क्वेश्चन है वो एकदम किताब के अंदर से पूछा गया था, आंसर के अंदर से निकाल के पूछा गया था। तो इकोनॉमिक्स का भी पेपर है, जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनके जो आंसर है इनके अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको निकाल कर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन है इनको डिटेल से पढ़ना आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।